नमस्ते स्टूडेंट्स। चलिए आज आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए क्योटो प्रोटोकॉल से जुड़े सारे ज़रूरी फैक्ट्स को फटाफट रिवाइज करते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले ये प्रोटोकॉल है क्या, फिर जानेंगे इसकी जिम्मेदारी का सिद्धांत। इसके बाद हम रूल्स और टाइमलाइन पर नज़र डालेंगे और फिर इसके जो 2 कमिटमेंट फेज थे उनको समझेंगे और आखिर में आपके लिए सारे की पॉइंट्स को एक साथ समराइज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे ज़रूरी सवाल से। आखिर ये क्योटो प्रोटोकॉल है क्या? तो देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल असल में यूएनएफसीसी से जुड़ा हुआ एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता था और इसकी सबसे खास बात जो आपको बिल्कुल याद रखनी है वो ये है कि इसमें इंटरनेशनली बाइंडिंग एमिशन रिडक्शन टारगेट्स थे। मतलब ये सिर्फ सलाह नहीं थी, ये कानूनी तौर पर बाध्यकारी था। यही इसे बाकियों से अलग बनाता है। अच्छा, तो इसके कोर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? सबसे पहले तो जैसा मैंने बताया, ये यूएनएफसीसीसी यानी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज से जुड़ा है। दूसरा, इसमें कानूनी रूप से बाध्यकारी लक्ष्य थे। इसे जापान के क्योटो शहर में अपनाया गया था और ये लागू कब हुआ? साल 2005 में। ये तारीख याद रखिएगा। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पर आते हैं। इसका जो मूल सिद्धांत था, द प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो क्या था? मतलब ऐसा क्यों था कि कुछ देशों को तो टारगेट्स दिए गए पर दूसरों को नहीं? और ये कोट इस बात को बहुत अच्छे से समझाता है। ये कहता है कि विकसित देश यानी डेवलप्ड कंट्रीज ही मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं आज के हाई लेवल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के लिए। क्यों? क्योंकि पिछले 150 सालों से वो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी करते आ रहे हैं। इसी आइडिया को कहते हैं कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मतलब जिम्मेदारी तो सबकी है, पर जिसकी जितनी गलती है उसकी उतनी ज्यादा जिम्मेदारी। ठीक है, अब इसकी टाइमलाइन को समझना बहुत बहुत जरूरी है, खासकर एग्जाम्स के लिए। तो चलिए देखते हैं कि ये अपनाया कब गया और असल में लागू कब हुआ। तो देखिए, 1997 में इसे जापान के क्योटो में अपनाया गया। ये तो हो गया शुरुआती समझौता। लेकिन इसके नियम कैसे होंगे, ये काम कैसे करेगा, ये सब तय हुआ 2001 में, जिसे मैरिकेश अकॉर्ड्स कहते हैं। और फिर जाकर 2005 में ये प्रोटोकॉल आधिकारिक तौर पर लागू हुआ और एक अंतर्राष्ट्रीय कानून बन गया। तो देखिए, 1997 से 2005 तक का एक लंबा सफर था। अब आते हैं उन नंबर्स पर जो आपको एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल के 2 कमिटमेंट फेज थे, यानी 2 अलग अलग चरण। ये स्लाइड सब कुछ क्लियर कर देती है। पहला फेज था 2005 से 2012 तक और दूसरा 2013 से 2020 तक। अब टारगेट्स पर ध्यान दीजिए। पहले फेज में एमिशंस को 5% तक कम करने का लक्ष्य था, लेकिन दूसरे फेज में इस लक्ष्य को काफी बढ़ा दिया गया, कम से कम 18% तक। ये नंबर्स 5% और 18% बहुत जरूरी हैं। चलिए अब सब कुछ एक साथ फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। ये आपकी फाइनल चेकलिस्ट है एग्जाम के लिए। तो क्या क्या याद रखना है? अडॉप्टेड 1997, एंटर्ड इनटू फोर्स 2005। इसके नियम क्या कहलाते हैं? मार्राकेश अकॉर्ड्स 2001। इसका मूल सिद्धांत विकसित देशों की ऐतिहासिक जिम्मेदारी। और 2 फेज के टारगेट्स, पहला 5% की कमी और दूसरा 18% की कमी। बस इन पॉइंट्स को अच्छे से याद कर लीजिए। और अब आखिर में आपके लिए एक सवाल, थोड़ा सोचने के लिए। क्योटो का ये जो सिद्धांत था डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का, यानी अलग अलग जिम्मेदारियों का, सोचिए कि आज के जो क्लाइमेट अग्रीमेंट्स हैं जैसे कि पेरिस अकॉर्ड, उन पर इसका क्या और कैसे असर पड़ता है। ये आपके एनालिटिकल आंसर्स के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है।